हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो खनिज एवं सैल है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से जो मिलने वाले कुछ खनिज है उनके बारे में डिटेल जानकारी हमें प्राप्त होगी। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर अपने टॉपिक की तरफ आए हम, तो पृथ्वी को अगर आप एनालाइज कीजिएगा, पृथ्वी को देखिएगा, इसको अगर बिल्कुल नजदीक से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी में बहुत सारे तत्व हैं। ये किसी एक तत्व से मिलकर के नहीं बनी हुई है। और ये जो है ना, ऊपर की तरफ कठोर है और अंदर की तरफ आप जैसे जैसे जाइएगा, ये आपको पीली हुई अवस्था में दिखाई देगी। और इसके संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% जो भाग है वो 8 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। और शेष भाग में जो बचे हुए भाग है, केवल 2% वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना हुआ है। ये डेटाज आपको यहाँ पे दे दिए गए हुए हैं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर सबसे पहले हम लोग आएंगे, तो भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ आपको दिखाई देंगे, इससे ही विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, और इन पदार्थों को हम लोग खनिज के नाम से जानते हैं। तो आपको खनिज का परिभाषा मिला यहाँ से, और भी थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से इसके परिभाषा को हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो अगर आप देखिएगा तो भूप्रपट्टी पे जो है, ये वाला पोर्शन आपका भूप्रपट्टी कहलाता है। ऊपरी पोर्शन जो सबसे भंगुर होता है, मतलब बहुत जल्दी टूटने वाला होता है। इसमें अगर आप देखिएगा तो मिनिमम 2000 प्रकार के आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी खनिजे। और ये जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आपको अवेलेबल होगी। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही इन सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है। जैसे 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 ये जो आपके मेंटल वाला पोर्शन है, यहाँ से मैग्मा स्रावित होता है और बाहर आता है लावे के रूप में। कभी कभी ये भीतर जो रुकता है, ये अलग अलग तरीके के खनिजों का निर्माण करता है। और यही मैग्मा ठंडा होने पर जो है वो आपके क्या करते हैं, तो खनिजों को क्रिस्टल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता है, ठोस सैले बनता है और खनिज के क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है, चाहे वो आग्नेय सैल हो या फिर आपके कायांतरित सैल हो। प्रमुख खनिजों के ऊपर अगर हम लोग आएंगे, तो फेल्ड्स्पर जो है वो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन के सभी फेल्ड्स्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व विभिन्न फेल्ड्स्पर में शामिल होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्ड्स्पर से बना होता है, और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग जो है, अगर 100% है पृथ्वी, इसका 50% भाग जो है फेल्ड्स्पर से बना हुआ है। और फेल्ड्स्पर का यूज होता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में और कांच बनाने के लिए। क्लियर है। क्वार्ट्ज की बात करें, ये रेत एवं ग्रेनाइट के प्रमुख घटक होते हैं। तो रेत और ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? क्वार्ट्ज है। और यह श्वेत और रंगहीन होता है तथा इसका प्रयोग रेडियो एवं रडार में किया जाता है। और ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जो है वो ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका रेत और ग्रेनाइट दोनों का जो है वो प्रमुख घटक हो जाएगा। पैरोक्सिन की बात करें, पायरोक्सिन की, तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल होते हैं। और यह जो है वो उल्का पिंड में पाया जाता है और इसका रंग हरा व काला होता है पायरोक्सिन की। एम्फीबोल की बात करें, तो एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका और लौह मैग्नीशियम होते हैं। और इसका उपयोग जो होता है वो एल्बेस्टर्स बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टर्स जो होते हैं, जो छतों पे डाले जाते हैं, मतलब आप इसको एक तरीके से बोले कि रफ एंड टफ छत होता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। और हॉर्न्स ब्लेंड में भी एम्फीबोल का प्रयोग किया जाता है। माइका की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका इत्यादि निहित होते हैं। और ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो विद्युत उपकरण में किया जाता है, इसको हम लोग माइका बोलते हैं। और अगर हम लोग देखें ओलिविन की,
तो मैग्नीशियम, लौह, सिलिका, ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं और इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बेसाल्टिक सैलों में ये चीज पाए जाते हैं। क्वेश्चंस आपके प्री में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ओलिविन किस तरीके के सैलों में पाए जाते हैं, तो ये बेसाल्टिक सैलों में पाए जाते हैं। और इसके प्रमुख खनिज जो है इसके अतिरिक्त सैल में जो है वो क्लोराइट, एक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट एवं बैराइट जैसे अन्य खनिजों की मात्रा उपस्थित होती है। ये चीजें आपको बताई गई है। अब धात्विक खनिज के ऊपर अगर आएंगे हम लोग, इसको तीन प्रकार, धात्विक खनिज को जो है वो तीन भागों में बांटा गया हुआ है। बहुमूल्य धातु में, लौह धातु में और अलौह धातु में। ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है इस पर, क्योंकि ये हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th और 10th से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 6th to 10th में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। मीन्स अगर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस वीडियो को देखना है, इस वीडियो को देखने से पहले। अधात्विक खनिज के ऊपर अगर आए तो इसमें धातु के अंश बिल्कुल उपस्थित नहीं होते हैं और सीमेंट एक अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। ये आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। सैल के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है वो सैलों से बनी हुई है और सैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर के होता है। और सैल जो है, खनिज के बारे में आपने जाना कि पृथ्वी में पाए जाने वाले बहुत से पदार्थ जब एक साथ रहते हैं तो उसको खनिज बोलते हैं। और सैल का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे खनिजों को मिला करके होता है। तो जब विभिन्न पदार्थ एक साथ रहते हैं तो उसको खनिज बोलते हैं और विभिन्न खनिज जब मिल जाते हैं तब हम वो सैल का निर्माण करते हैं। तो सैल कठोर या नरम हो सकता है। ये अपने अपने जलवायु के हिसाब से जिस जगह पे होते हैं वहां के हिसाब से बदलते हैं। बाकी ग्रेबो काला तथा क्वार्ट्ज दूधिया श्वेत का होता है। ये अपने आप में एक सैल है। अगर देखें हम लोग तो पेट्रोलॉजी जो है वो सैलों का विज्ञान होता है। सैल का विज्ञान है ये आपके प्री के फैक्ट से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग सैल के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, सैल को जो है वो निर्माण पद्धति के आधार पर अग्नेय सैल में, अवसादी सैल में और कायांतरित सैल में विभाजित किया गया हुआ है। तो अग्नेय सैल की बात अगर हम लोग करेंगे तो अग्नेय सैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा होता है। तो इनको प्राथमिक सैल भी बोला जाता है। अग्नेय का मतलब होता है आग से बना हुआ। तो हमारे मैग्मा के भीतर ही ठंडे हो जाने से होता है। ये अग्नेय सैल होते हैं और इसको प्राथमिक सैल भी बोला जाता है क्योंकि ये मैग्मा के ठंडे होने से हो जाते हैं। पहली क्रिया मैग्मा का ठंडा होना ही होता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, मैग्मेराइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, बेसिया तथा टफ अग्नेय सैलों के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। औषधि सैल की अगर बात करें, औषधि अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो पृथ्वी की सतह की सैलें जब अपक्षयकारी कारणों के प्रति अनावृत होती है, विभिन्न प्रकार के विखंड विभाजित होती है और ये औषधि सैल मतलब अग्नेय सैल अलग अलग तरीके से टूटते जाती है। वो टूट करके जो है वो औषधि सैल का निर्माण करती है। और निर्माण पद्धति के आधार पर औषधि सैल को यांत्रिक रूप में और फिर कार्बनिक रूप में और रासायनिक रूप में जो है ये निर्मित होती है। तो इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दे दिए गए हुए हैं। जो यांत्रिक रूप से होती है उसमें आपके चूना पत्थर जो हो जाएंगे, बालूकास में हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे। कार्बनिक रूप से जो है वो गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि इसके उदाहरण है। और रासायनिक रूप से जो है वो श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर और हेमाटाइट, पोटास, ये सारे उदाहरण है इसके। कायांतरित सैल की अगर हम लोग बात करें तो कायांतरित का मतलब होता है रूप या स्वरूप का बदल जाना। तो जब अब आयतन या तापमान के कारण जो है किसी सैल का जो है वो रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम लोग कायांतरित सैल बोलते हैं। और इसके जो कारण होते हैं इसमें कायांतरित सैल जो होते हैं ना, ये इसमें आपके बहुत अच्छे जो है आपके एग्जाम्पल कायांतरित सैल में आपको देखने को मिल जाएंगी। वो कुछ इस तरीके की है। आपके संगमरमर, साइनाइट, ये सिल्ट संगमरमर, ये सारी जो है वो रूपांतरित या कायांतरित सैल के आपके उदाहरण देखने को मिलेगी। सैल चक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने 8th क्लास में, 9th में और 10th में दोनों में पढ़ा है इसको। तो सैल चक्र मतलब कि अग्नेय चट्टान होती है। पहले तो मैग्मा आता है, फिर मैग्मा अग्नेय सैल बनता है, फिर अग्नेय सैल से कायांतरित सैल बनता है। इस तरीके से अग्नेय से अपक्षय या अपरदन भी होता है और यहाँ पे औषधि चट्टानें बनती है, औषधि सैल का निर्माण होती है। फिर औषधि सैल से जो है वो कायांतरित सैल का निर्माण होता है। ये सारी क्रियाएं अपने आप में जो है वो सैल चक्र कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें?
तो ये था आज के चैप्टर में, यहाँ पे पढ़ना हमें जो कि बहुत बेसिक बातें थी जिसको हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था। तो आज क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट किया। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।